नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको हम वो खबर बताएंगे जो सीधे आपको आपकी जेब पर असर डालने वाली है। पहले ईरान इजराइल का ये युद्ध गैस सिलेंडर के जरिए आपकी रसोई तक पहुंचा और अब पेट्रोल डीजल के जरिए न सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्च बढ़ाएगा बल्कि इसके जरिए अब हर तरफ महंगाई का शोर सुनाई देने वाला है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 से 2.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम सीधे 22 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इस युद्ध के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह के हालात इजराइल और ईरान ने पैदा कर दिए हैं उससे इन कीमतों को लेकर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अब ईरान इस युद्ध में सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि सीधे तेल और गैस के भंडार पर प्रहार कर रहा है। एक रात में नहीं, उसने इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी और कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी और कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला कर दिया। इससे दुनिया में तेल और गैस का भारी संकट पैदा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ईरान तेल को $200 प्रति बैरल पर पहुंचाकर ही मानेगा और यह आम लोगों की जेब से ही वसूला जाएगा। आज आपको यह भी बताएंगे कि जिस F-35 का ढिंढोरा पीटकर अमेरिका दुनिया भर में अपने शक्तिशाली हथियार बेचता है, सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट जिसको बताता है, उस शक्तिशाली फाइटर जेट को ईरान ने डायरेक्ट हिट कर दिया और अमेरिका की साख को तगड़ा बट्टा लगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में अमेरिका सैन्य रूप से कमजोर हो जाएगा। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और आज आपको यह भी बताएंगे कि अरब देशों में आज ईद कैसे मनाई गई। जहां एक और मस्जिदों से अजान की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ सायरन और धमाकों की आवाज भी गूंज रही थी। आज यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईद के मौके पर फज्र की अजान के साथ मिसाइल अलर्ट के सायरन्स और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका इस युद्ध में ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी अब तक किसी ने कल्पना नहीं की है। एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। ये ईरान का वही द्वीप है, आइलैंड है, जहां वो अपना 90% कच्चा तेल निर्यात करने के लिए उसे प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है। अगर अमेरिका ने ईरान के इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो वो ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक नस को अपने कब्जे में कर लेगा। ईरान का जो पूरे साल का रक्षा बजट होता है उसका 40% हिस्सा अकेले इसी खार्ग आइलैंड से, इसी द्वीप से आता है। अमेरिका यह भी सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इस आइलैंड पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे अगर आप देखें तो जो पार्स गैस फील्ड है उस पर हमले के बाद इजराइल और अमेरिका में एक बिखराव दिख रहा है और ऐसा कई लोग मान रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका इस युद्ध से अब पीछे हटने की भी सोचे, लेकिन खार्ग आइलैंड को लेकर उसकी आक्रामकता और उसकी सोच को लेकर अभी भी जबरदस्त चर्चा है। इसके अलावा जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा तब तक राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म नहीं कर पाएंगे, ये भी कई लोगों का आकलन है। इसीलिए अभी अमेरिका चाहता है कि ईरान की वो ताकत तोड़ी जाए जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसका एक ही तरीका है, खार्ग आइलैंड। हालांकि ऐसा करने में जोखिम बहुत होंगे। अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कार्रवाई करता है तो उसके सैनिक सीधे हमले की जद में आ सकते हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन के पर्शियन गल्फ में मौजूद जो द्वीप है उन पर कब्जा कर सकता है और इससे यह युद्ध भयंकर रूप ले सकता है। हालांकि एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका इन खतरों के बावजूद इस हमले के बारे में सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो इससे युद्ध की लपटें और फैल जाएंगी। ईरान पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से खास तरह के टैक्स की भी वसूली कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक एक तेल टैंकर चलाने वाली कंपनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को लगभग $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस हफ्ते कई समुद्री जहाज और कच्चे तेल और गैस से लदे कैरियर्स ईरान के लारक द्वीप के पास से होकर निकले हैं। दावा है कि ईरान ने शायद एक खास रास्ता या कॉरिडोर ऐसा बना दिया है जिससे वही जहाज गुजर सकते हैं जिन्हें वो मंजूरी दे रहा है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक कम से कम 9 जहाज इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके बाहर निकले और हो सकता है
कि इनसे भी ईरान ने एक खास टोल टैक्स वसूला हो। ईरान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। ये पैसा अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से जुटा रहा है और इसके कारण पूरी दुनिया में कच्चा तेल का एक नया और भयानक संकट पैदा हो गया है। दुनिया के 21.8% कच्चे तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता था जहां हमले हो रहे हैं, जहां पर सब कुछ रोक दिया गया है। कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन। इसके अलावा दुनिया में कच्चे तेल की जो आपूर्ति होती है, इसमें इन खाड़ी देशों की हिस्सेदारी है 26.6%, यानी 1/4 से भी ज्यादा। नेचुरल गैस की आपूर्ति में भी इन देशों की हिस्सेदारी लगभग 13.5% है, जिस पर अब एक ताला सा लग गया है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति रुकने से भारत सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। भारत अपनी 42.6% एलएनजी कतर से लेता है, लगभग 10% यानी 9.7% यूएई से, 6.4% एलएनजी ओमान से आयात करता है। और यही हाल रसोई गैस का है। भारत अपनी 40% एलपीजी यूएई से, 25% कतर से, 17% कुवैत से, 16% एलपीजी सऊदी अरब से निर्यात करता है। और यही हाल कच्चे तेल का भी है। दिसंबर महीने में भारत ने अपना 24% कच्चा तेल इराक से लिया, 13.8% कच्चा तेल सऊदी अरब से लिया, 11.2% कच्चा तेल यूएई से आयात किया। और अब ईरान इन सारे देशों के तेल और गैस ढांचों को निशाना बना रहा है और इन देशों से निकलने वाले समुद्री जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक रहा है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बाकी देशों में हो रहा था, लोग खैर मना रहे थे। लेकिन आज सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.35 की वृद्धि कर दी है और ये बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी। इनमें भी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.09 से लेकर ₹2.35 तक की वृद्धि कर दी है। ये वही पेट्रोल है जो XP 95 के नाम से बिकता है। पूरे देश में जो लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल में प्रीमियम पेट्रोल भरवाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 2 से 4% है और ये फैसला अभी इन्हीं लोगों को प्रभावित करेगा। जो लोग सामान्य पेट्रोल और डीजल अपने वाहनों में भरवाते हैं, उनके लिए सरकार ने अभी कोई बदलाव नहीं किया है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी पुरानी जितनी ही रहेंगी। हालांकि फैक्ट्रियों, कारखानों, औद्योगिक कामों के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसमें सरकार ने प्रति लीटर ₹22 की वृद्धि की है और इससे अब आपके घर का बजट भी बिगड़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी। ये डीजल फैक्ट्रियों में मशीन चलाने में, बॉयलर्स में, ट्रांसपोर्ट में, कुछ उद्योगों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमतों में वृद्धि होने से अब फैक्ट्री में सामान बनाना महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, बिजली, ऊर्जा लागत बढ़ेगी, रोजमर्रा के सामान महंगे होंगे और इससे जो महंगाई बढ़ेगी उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी वो महंगाई जो उत्पादन बढ़ने से हुई बल्कि लागत बढ़ने से हुई है, कॉस्ट बढ़ गया है। और इससे आपको ये समझ आएगा कि ये युद्ध आपके घर तक भी कैसे पहुंच गया है। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2, 3 or 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि ये खबर एक बार फिर से दहशत फैलाने वाली है। खबर आ रही है कि ईरान की सेना ने ये धमकी दी है कि दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न पार्क में न पर्यटक स्थल में। और अगर आप देखिए तो खाड़ी के इन तमाम देशों में पर्यटक भारी तादाद में आते हैं और पर्यटन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसको आप कह सकते हैं कारोबार है, उनकी आमदनी का हिस्सा है। ऐसे में ईरान की सेना ने अब ईद के दिन सऊदी अरब से लेकर इन तमाम देशों में आज ईद मनाई जा रही है और वो भी ऐसे वक्त पर जब नमाज के साथ साथ मिसाइलों के सायरन्स भी बज रहे हैं। और इस बीच अब बड़ी धमकी दे दी है ईरान की सेना ने, और वो सीधी धमकी ये है कि पार्क, पर्यटक स्थल ये भी अब सुरक्षित नहीं है। यानी जो आग इस पूरे युद्ध की इस वक्त ईरान को झुलसा रही है, वही आग की ताप वो खाड़ी देशों में बर्बादी की कहानी लिखकर या फिर धमकियों के जरिए देना चाह रहा है। 28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने सोचा था
किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की सैन्य क्षमता का सामना कर पाएगा। ज्यादातर अनुमान यही थे कि ईरान जवाबी हमले कर सकता है, लेकिन दो इतने बड़े परमाणु संपन्न देशों के सामने उसका टिकना, वो भी इतने दिनों तक, लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया है और अमेरिका के इस गुरूर को भी तोड़ दिया जो उसके हथियारों को अचूक, अजेय मानता था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया है। ईरान की IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में जब था तब उसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब तक हम लोग सुनते थे इतने एयरक्राफ्ट को उसने मारा, वहां मारा, यहां मारा, लेकिन ये वीडियो है, वीडियो प्रमाण है। ईरान की इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत 9 करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि अमेरिका के F-35 विमान की कीमत जानते हैं 933 करोड़ रुपए। यानी ईरान की इस मिसाइल ने अपने से 100 गुना महंगे अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हवा में ही हिट किया और खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस फाइटर जेट ने ईरान में अपने मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की है और क्यों की है उसका जवाब ईरान ने इस वीडियो से दे दिया है। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक प्रमाण है जो अमेरिका की एयर सुप्रीमसी को आईना दिखा रहा है। अब तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में यही ढोल पीटा कि वो आसमान का राजा है। उसके आधुनिक लड़ाकू विमान हवा में उसके वर्चस्व का प्रतीक बन गए और इनमें भी F-35 लड़ाकू विमान। उसके लिए यह कहा गया कि इसे दुश्मन की मिसाइलें छू भी नहीं सकती, स्टेल्थ फाइटर। लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। F-35 को अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता था। अमेरिका ने ही कहा था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया का कोई भी रडार इस विमान को आसमान में पकड़ ही नहीं सकता। इन दावों पर पूरी दुनिया ने यकीन किया। अमेरिका ने कुल 20 देशों को 1310 F-35 लड़ाकू विमान बेचे हैं। इनमें इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने इन देशों से 12 लाख करोड़ रुपए कमाए भी और अब भी 16 देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहे थे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ऐसी क्रैश लैंडिंग कराई है कि अब पूरी दुनिया यह कह रही है कि अमेरिका के हथियार भी इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने एक बार फिर, बल्कि कई बार अमेरिकी हथियारों को बुरी तरह से पीटा है। पिछले 21 दिनों में अमेरिका के कुल 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी कीमत है 933 करोड़ रुपए। 3 F-15 फाइटर जेट है जिनमें एक की कीमत 607 करोड़ रुपए है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें एक की कीमत 653 करोड़ रुपए है और 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनमें एक की कीमत 280 करोड़ रुपए है। पिछले 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। यह अलग बात है कि वो नंबर बदलते रहे, लेकिन ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार भी दुनिया को बताया क्या कि अमेरिका के अब तक कितने लड़ाकू विमान इस युद्ध में निशाना बन चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो अब भी इस युद्ध के इर्द गिर्द एक डिल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सच्चाई और तथ्यों के इर्द गिर्द एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम की ऐसी दीवार खड़ी करना कि लोग ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक मान लें। कल भी जब ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया, तब उसके 1 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में यह कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की उस हथियार प्रणाली को ही खत्म कर दिया है जिसके तहत वो उसके लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता था। लेकिन सच क्या है वो ईरान के इस वीडियो में साफ दिख रहा है। It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated their navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. Their navy's gone. Their air force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. द इकोनॉमिस्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान का युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होने वाला है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 5000 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, जिससे आने वाले सालों में उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो सकती है।
ईरान पर अमेरिका के तेज रफ्तार हमलों में उसके हजारों प्रिसिशन म्यूनिशंस, मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स खर्च हो रहे हैं और इससे अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली होते जा रहे हैं, जिन्हें भरने में लंबा समय लग सकता है। मतलब यह है कि ईरान पर गिरते बम सिर्फ उसे नहीं झुलसा रहे, बल्कि वो अमेरिकी हथियारों की क्षमता को भी धीरे धीरे क्षीण कर रहे हैं। और अब तो पेंटागन ने इस युद्ध के लिए $200 बिलियन यानी 19 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। और यह भी तब हो रहा है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार बढ़कर $39 ट्रिलियन को पार कर गया है। यानी अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था $30.6 ट्रिलियन की है और उसका कर्ज इससे कहीं ज्यादा $39 ट्रिलियन का हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है और ईरान ने भी ठान लिया है कि वो अब आसानी से अमेरिका को इस युद्ध से बाहर नहीं निकलने देगा। ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल और गैस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं और इन हमलों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ईरान ने देर रात कुवैत में जबरदस्त हमला किया और कुवैत की मेना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। इसकी पुष्टि कुवैत की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी की है। इस हमले के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई और सुरक्षा कारणों से इस रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को तुरंत बंद कर दिया गया है। देखिए, ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर भी हमले जारी रखे हैं, जहां से निकलने वाली नेचुरल गैस यूरोप से लेकर एशिया तक सप्लाई होती है। हाल ही में भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज भी यहीं से गैस लेकर आए थे। लेकिन अब तो मुसीबत यही है, कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों में इस एलएनजी प्लांट की 17% क्षमता को नुकसान पहुंचा है, जिसे सही होने में लगभग 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया के सामने यह संकट कुछ दिनों, कुछ महीनों का नहीं, सालों तक खिंच सकता है। ईरान कतर के इस एलएनजी प्लांट को इसलिए भी निशाना बना रहा है क्योंकि इसी गैस भंडार के साउथ पार्स में, हमने बीते दिन आपको दिखाया था, साउथ पार्स गैस फील्ड में इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए और उस हिस्से पर ईरान का नियंत्रण था। ईरान इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रहा है। वो तेल, गैस, इन सब के ढांचों को निशाना बनाने के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें और ड्रोन्स बरसा रहा है। आज यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईद का मौका था। सोचिए कितना पावन दिन। ईद के मौके पर फजर की अजान के साथ मिसाइल अलर्ट के सायरन्स और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। सोचिए, मिडिल ईस्ट के ये सारे देश खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज ईद के मौके पर भी ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में ईद मना रहे आम लोगों पर मिसाइलें दागी और अजान की आवाज की जगह वहां सायरन का शोर सुनाई दिया। खाड़ी देशों के साथ ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया। यह हमला हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया है। अब हाल यही हो रहा है। देखिए, जब जब इजराइल ईरान पर गंभीर चोट कर रहा है, बौखलाया हुआ ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों पर तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है, बल्कि अब उसने इजराइल में भी हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस हमले में कुछ मिसाइलों का मलबा रिफाइनरी परिसर के अंदर जा गिरा और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई है। देखिए, जलते हुए ईरान ने पूरे अरब क्षेत्र को खाक करने की जैसे कसम खा ली है। बदला अब उसका मकसद बन गया है। एक के बाद एक बमबारी, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड्स पर करना उसने अपना मकसद बना लिया है। उसने ये तय कर लिया है कि जिस आग में उसे झोंका गया है उसकी ताप वो इन तमाम देशों तक पहुंचाएगा, उन्हें भुगतने पर मजबूर करेगा।
और पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि अगर अमेरिका और इजराइल मुझ पर हमला कर रहे हैं तो हम उन तमाम देशों पर हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि अब ईरान दुश्मन देशों के तेल गैस ढांचों को जलाकर खाक कर देगा, तो ईरान कहकर मार रहा है। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को डरपोक, बर्बर, बच्चों का हत्यारा बताते हुए यह भी कहा है कि अब उनके कमांडर और सैनिकों की गर्दन इस्लाम के योद्धाओं के जूतों के नीचे होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उसके पास मिसाइलों के भंडार की कोई कमी नहीं है। उसने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। आज जुमा है, रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा, और अरब देश आज ईद मना रहे हैं। लेकिन ये ईद उनके लिए खुशियां नहीं, बल्कि आसमान से बरसती मिसाइल्स, आसमान से बरसती ड्रोन हमले का खौफ लेकर आई है। यहां एक तरफ मस्जिदों से आजान की आवाज सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ सायरन, धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। सऊदी अरब, अब आपको दिखाते हैं, सऊदी अरब में ईद का चांद दिखा तो खुशियां मनाने की तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार सऊदी अरब के साथ साथ यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन में ईदी नहीं बल्कि मौत का सामान बरस रहा है। इन सभी मुस्लिम देशों ने इस साल की ईद मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच मनाई है, उसके साए में मनाई है। नमाज के वक्त जब लोग अमन की दुआ मांग रहे थे, तब एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने में व्यस्त थे। सुरक्षा को देखते हुए पहली बार ईद की नमाज पारंपरिक खुले मैदानों के बजाय सिर्फ मस्जिदों के अंदर पढ़ने के बाकायदा निर्देश दिए गए। मक्का और मदीना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि लाखों की संख्या में आए लोग सुरक्षित नमाज अदा कर सके। यूएई और कतर जैसे देशों ने आदेश जारी किए कि ईद की सामूहिक नमाज खुले मैदानों में नहीं होगी, इस वजह से लोग मस्जिदों के अंदर ही मौजूद रहे। कई शहरों में अजान के वक्त ही मिसाइल हमलों के एयर रेड सायरन्स बज उठे, जिससे नमाजियों के बीच एक डर पैदा हो गया, अफरा तफरी मच गई। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों में ईद के पारंपरिक जो फायरवर्क्स है वो शो ही रद्द कर दिए गए। लेबनान, जहां ईद की तस्वीर सबसे दर्दनाक रही, इजरायली हमलों और हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष की वजह से करीब 10 लाख लोग बेघर हैं। यहां नमाज मस्जिदों के बजाय शेल्टर होम्स और राहत शिविरों में पढ़ी गई। कुवैत में सुबह सुबह कई ड्रोन से हमले हुए। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट किया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि ईद की पूर्व संध्या और सुबह के दौरान लगभग 26 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ईरान में भी आज सोचिए क्या हालत रही होगी। ईरान के ये हमले इजराइल और अमेरिका के रिश्तों का भी इम्तिहान ले रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इन रिश्तों में एक नई दरार आने वाली है। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि उसकी दोस्ती सिर्फ अपने फायदे से होती है, उसे दुश्मनी तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन उसका दोस्त होना दुश्मन होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहां अमेरिका का फायदा होता है वहां वो जरूर मौजूद रहता है, लेकिन जहां अमेरिका का फायदा नहीं होता वहां से वो यू टर्न लेने में टाइम नहीं लेता। और अब इस युद्ध में भी ऐसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड, हम आपको बता रहे हैं, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करके इजराइल ने सबसे बड़ा और सबसे नया फ्लैश पॉइंट बना दिया है। इससे ईरान बौखला गया है। सबसे ज्यादा हमले वो मिडिल ईस्ट तमाम देशों पर, इजराइल पर करने लगा है। अब सीधा गैस फील्ड्स को टारगेट कर रहा है। इससे ईरान को कम बल्कि अमेरिकी हितों को अब ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन में जिन ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने जवाबी हमले किए, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में अमेरिका की ही बड़ी भूमिका रही है। तो चोट कहां लग रही है आप समझ रहे होंगे। अमेरिकी कंपनियां आज भी इन देशों में पार्टनर की तरह काम करती हैं और ये देश भी अपना कच्चा तेल और नेचुरल गैस डॉलर में ही बेचते हैं। लेकिन अब अगर इन देशों में तेल और गैस से जुड़े ढांचों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये नुकसान सिर्फ इन देशों का नहीं बल्कि ये नुकसान अमेरिका का भी है। और खास तौर पर तब जब इन ऑयल रिफाइनरीज में, इन गैस फील्ड्स में अमेरिकन कंपनीज का स्टेक है। और इसी तरह से अब अमेरिका को शायद ऐसा लगने लगा है कि उसके इस नुकसान के लिए इजराइल जिम्मेदार है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने एक नए बयान में यह कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के मकसद अलग अलग हैं।
सोचिए, अब तक ये दोनों देश मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे थे, लेकिन आज एक ही झटके में अमेरिका ने अपने मकसद को इजराइल से अलग कर लिया। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? इसे अंग्रेजी में एग्जिट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जहां एक देश अपना नुकसान कम करने के लिए अपने सहयोगी देश से हाथ छुड़ा लेता है। और अमेरिका भी शायद यही कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने में और इजराइल में अलग अलग उद्देश्य देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है, और बहुत लंबे समय से, कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होकर इजराइल के जाल में फंस गया है। और वेस्टर्न मीडिया में तो शुरू से ही कई ऐसे लेख लिखे गए जिसमें सीधे सीधे इशारा किया गया कि यह नेतन्याहू की जंग है, जिसमें ट्रंप ने अमेरिका की सेना को झोंक दिया है। और अब चर्चा यह हो रही है कि क्या इजराइल ने वाकई अमेरिका को धोखा दे दिया है। यह चर्चा इतनी खुलकर हो रही है कि इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया, उसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी, और यही बात एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी। इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात पर बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया था और यह कहा था कि वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। गल्फ न्यूज का तो यह भी दावा है कि कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान जैसे देश भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, और उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल इस बार भी मिले हुए हैं। और पार्स गैस फील्ड पर हमला करना अमेरिका का भी फैसला था, मिलकर फैसला लिया था, लेकिन नुकसान देखते हुए अमेरिका अपने आप को स्ट्रैटेजी के तहत इस हमले से अलग कर रहा है। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद सामने आकर यह कहना पड़ा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि समझिए, अगर यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाएगी तो खाड़ी के ये तमाम देश जो अब तक अमेरिका का साथ दे रहे हैं, वो इसी बात पर उखड़कर एक बार में झटका भी दे सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिका के दबाव में दिया हो? अगर यह बात साबित हो जाती है कि अमेरिका को इजराइल के हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, तो इससे खाड़ी के सहयोगी देश अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यही लगेगा कि अमेरिका उनके साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ है, क्योंकि एक ऐसे गैस फील्ड पर यह हमला हुआ है जिसमें सिर्फ ईरान की हिस्सेदारी नहीं थी बल्कि कतर की भी हिस्सेदारी थी, और यहां से पूरी दुनिया का, एक तरफ से आप समझ लीजिए, गैस की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। और ये खाड़ी देश सोचेंगे कि उनके साथ सिर्फ धोखा हुआ है। ओमान तो ये बात कहने भी लगा है। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति से नियंत्रण खो दिया है, जिसका साफ इशारा है ये है कि ओमान को लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति इजराइल चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ विश्लेषण के तौर पर छन कर आ रही हैं। ये बात इस युद्ध में शामिल सभी देश अब महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस पर भी सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका अपनी मर्जी से शामिल हुआ, ना कि इजराइल के कहने पर, क्योंकि यह भी बड़ी चर्चा थी। वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे नेता नहीं है जिन्हें कोई युद्ध में शामिल जबरदस्ती करवा ले। अब तक दुनिया यही सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का युद्ध अलग है, इजराइल का युद्ध अलग है, और क्योंकि दोनों देशों का युद्ध ईरान से चल रहा है, इसलिए कुछ हमलों में उन्होंने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। बात यहां तक आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध एक है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कल को अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करता है तो इसकी पूरी संभावना है कि इजराइल इस युद्ध को जारी रखे, क्योंकि इजराइल मानता है कि उसका युद्ध अमेरिका के युद्ध से अलग है। यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या ऐसा करके इस युद्ध में अमेरिका के लिए बाहर निकलने का, एग्जिट का रास्ता तैयार किया जा रहा है? देखिए, अमेरिका और इजराइल में एक बड़ा फर्क क्या है, वो ये कि अमेरिका को अपनी छवि ज्यादा प्यारी है, जबकि इजराइल को उसका मकसद ज्यादा प्यारा है। इजराइल ये युद्ध अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसे ये युद्ध जीतकर महान नहीं बनना है, बल्कि उसे सिर्फ ईरान को बर्बाद करने से मतलब है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका दुनिया की नजरों में एक महान देश बनकर रहना चाहता है, सुपर पावर। वो इस युद्ध में भी ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से खत्म करके यह दिखाना चाहता है कि उसने दुनिया की शांति के लिए कितना बड़ा काम किया।
और अगर बीते दिन आपने पीट हेग्सेथ को सुना हो तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे ने उनसे आकर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक आज शहीद हो रहे हैं ताकि इन बच्चों को न्यूक्लियर फ्री ईरान मिले। ऐसे में अगर इजराइल पर यह आरोप लगता है कि उसने अमेरिका को धोखा दिया, उसे बिना बताए ईरान की गैस फील्ड पर हमले किए, दुनिया में कच्चे तेल नेचुरल गैस की आपूर्ति को खतरे में डाल दिया, तो इन आरोपों से इजराइल को कोई डर नहीं लगता। वो तो कह रहा है ये हमारा फैसला था, हमने किया है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अगर कल को अमेरिका पर यह आरोप लगा कि उसने ईरान के से युद्ध के चक्कर में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा किया, तो इसे अमेरिका की जो महान देश वाली छवि है वो टूट जाएगी कांच की तरह, और ऐसा वो कभी होने नहीं देगा। इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका के कहने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दिए हों। यह थ्योरी इसलिए भी ज्यादा उठ रही है क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में अब एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है। यह युद्ध है वैचारिक टकरावों का, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का समर्थन कर रहे हैं और भारी तादाद में हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप के वो साथ भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनमें भी जो नेता विरोध कर रहे हैं वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। तो बड़ी स्क्रीन पर हम आपको यही दिखाने वाले हैं आज कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो इस वक्त अमेरिका में भी अलग राय रख रहे हैं। पहला नाम है जो केंट का, जिन्होंने अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप देखें तो इनका आरोप यह है कि ट्रंप इस युद्ध को इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। जो केंट, वही शख्स जिनका नाम सबसे पहले गूंजा। दरअसल अगर आप देखिए तो ये क्या काम करते हैं, ये अमेरिका में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है और उसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आतंकी देश होने के ही आरोप पर अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहा है अमेरिका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा नाम है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का। अब ये क्या कह रही हैं? ये कहा है इन्होंने कि इस युद्ध में अमेरिका के मकसद इजराइल से अलग है। साफ कह रही हैं वो कि इजराइल अलग तरीके से युद्ध लड़ रहा है। तुलसी गबार्ड वही नेता है जिन्होंने साल 2019 में नो वॉर विद ईरान की टी शर्ट लोगों को दी थी। 6 जनवरी 2020 को उन्होंने लिखा था कि इराक और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाना चाहिए। उनका मेन एजेंडा ही यही था कि हमारे सैनिक दूसरे देशों के युद्ध क्यों लड़े। यही नहीं, साल 2018 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था नो मोर प्रेसिडेंशियल वॉर्स एक्ट। इसमें यह प्रावधान शामिल था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश में युद्ध शुरू करने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अमेरिकी संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। और उस वक्त तुलसी गबार्ड ने इस प्रस्ताव का समर्थन तक किया था। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं तो उन्हें इसके खिलाफ माना जा रहा है। और ये जो बीच में आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये वही टी शर्ट है जिसमें नो वॉर विद ईरान साफ साफ लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस चीफ है ये अमेरिका की। तीसरा नाम जो इस युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। अगर आप ध्यान से देंगे तो जेडी वांस इस युद्ध में कहीं नजर नहीं आए और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। जेडी वांस ने तो यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे और समय तक फंसा देने वाले ऐसे युद्ध में नहीं झोंकेंगे जैसा पहले के कई युद्धों में हुआ है। और अगर आपको याद हो तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जेडी वांस हो, चाहे तुलसी गबार्ड हो, चाहे पूरी इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी हो, विचारधारा हो, चुनावों के दौरान इन्होंने हर मोर्चे पर यही दावा किया था कि अमेरिका के इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी सैनिकों को दूसरों के युद्ध में झोंक दिया। पैसा का, जान माल का अमेरिका को नुकसान हुआ, जबकि वो युद्ध अमेरिका के थे ही नहीं। और ऐसे में जब ट्रंप सरकार ये युद्ध आज छेड़ चुकी है और आज 21वां दिन इस युद्ध का हो गया है, तो ये तमाम आवाजें इस युद्ध के लंबे खिंचने के खिलाफ सामने आ रही। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध से बाहर निकला तो ये उसकी हार होगी, तो ऐसे लोगों को अमेरिका का पूरा इतिहास नहीं पता है। अफगानिस्तान 20 साल तक अमेरिका ने युद्ध लड़ा और जब वो इस युद्ध में तालिबान को खत्म नहीं कर पाया तो उसने इसका सारा कसूर अफगानिस्तान की सरकार, सेना पर डाल दिया। ये कहा कि अमेरिका ने तो अफगानिस्तान की सेना को तालिबान से लड़ने के लिए ट्रेनिंग, हथियार दोनों दिए, लेकिन अफगानिस्तान ही इस युद्ध में जीत नहीं पाया।
और अमेरिका की सेना 2021 में वापस अपने देश लौट गई। इसी तरह वियतनाम वॉर 20 साल तक चला था और इस युद्ध में भी जब अमेरिका हारने वाला था तो उसने इसका सारा दोष दक्षिण वियतनाम की सेना पर डाल दिया। यह कहा कि सेना के अफसर परिवारवाद, भ्रष्टाचार से घिरे हैं, इसलिए अमेरिका क्या ही कर सकता था। और फिर इस युद्ध में भी अगर ईरान टिका रहता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल पर अपनी जिम्मेदारी डालकर वापस लौट जाएगा। आपने अभी से ही सुना है डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरान के जो नेता हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान की सत्ता अली खamenei के बेटे मुश्तबा खamenei के पास आ चुकी है, लेकिन अब तक उनका नया वीडियो, अब तक जो हमने देखा था उनकी पुरानी ही तस्वीरें आ रही थी, अब एक नया वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये वीडियो मुश्तबा खamenei के सुप्रीम लीडर बनने के बाद का है या उससे पहले का है, ये भी साफ नहीं है। इस बीच उनकी धार्मिक योग्यता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सुप्रीम लीडर के पद के लिए उनके पास काबिलियत है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है और मुश्तबा खamenei के रिलीजियस टीचिंग का एक पुराना वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो मुश्तबा खamenei के दरसे खारिज से जुड़ा है। इस्लाम में दरसे खारिज मजहबी तालीम का सबसे ऊंचा दर्जा है। इसे पूरा करने के बाद ही कोई आयतुल्ला बनता है या मुज्तहिद जैसा पद या उपाधि हासिल करता है। मुश्तबा खamenei के इस पुराने वीडियो को जारी करने का मकसद भी साफ है। इससे वो साबित करना चाहते हैं कि मुश्तबा खamenei न सिर्फ राजनेता हैं बल्कि इस्लाम के बड़े विद्वान हैं, मुज्तहिद यानी दीन के सुधारक और आयतुल्ला भी हैं, क्योंकि मुश्तबा खamenei के पास दरसे खारिज पढ़ाने की योग्यता है, जो कि ईरान में सर्वोच्च नेता बनने के लिए एक अनिवार्य धार्मिक शर्त है। इस वीडियो में मुश्तबा खamenei इस्लामिक कानून यानी शरीयत से जुड़े जटिल सवालों को सुलझा रहे हैं, शांत भाव से सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो से यह साबित किया जा रहा है कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी नहीं बल्कि इस्लाम के विद्वान भी हैं। अब यह छवि उनकी धार्मिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और मुस्लिम उम्मा के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए गढ़ी जा रही है, ताकि उन्हें पूरे इस्लामिक जमात का समर्थन मिल सके। इसीलिए अब मुश्तबा खamenei अपनी सत्ता को सिर्फ राजनीतिक ताकत से नहीं बल्कि धार्मिक प्रमाणों से भी सुरक्षित करना चाहते हैं। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, लेकिन इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। यही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड एंजाइटी डे में जी रही है। हैप्पीनेस तो छोड़िए, इस युद्ध में ह्यूमैनिटी को भी मार दिया गया है और दुनिया को यह समझ आ रहा है कि युद्ध मसलों का हल नहीं बल्कि युद्ध खुद एक मसला है। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1444 खाड़ी देशों के 21, इजराइल के 18, अमेरिका के कुल 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये डेथ टोल अभी रुका नहीं है। आज जब ये युद्ध दुनिया के हर घर तक पहुंच चुका है, रसोई गैस से लेकर कच्चे तेल की किल्लत, तब इस संकट में आप खुद सोचिए कि हैप्पीनेस यानी खुशी का क्या ही महत्व है। कुछ दिन पहले ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राष्ट्रगान का बहिष्कार किया था, जिसे लेकर दुनिया भर में जबरदस्त चर्चाएं हुई। इसके बाद फुटबॉल टीम की कई खिलाड़ियों ने ईरान में अपनी जान को खतरा बताया और ऑस्ट्रेलिया में असाइलम तक मांग लिया। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान का दिल कहा जाने वाला वालिए अस्र स्क्वायर गुरुवार की शाम हजारों लोगों की भीड़ से गुलजार हो गया। ये मौका था ऑस्ट्रेलिया से लौटी महिला फुटबॉल टीम के स्वागत का। इनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिन पर फारसी में लिखा था, मेरा वतन मेरी पसंद। युद्ध की मार झेल रहे ईरान के लिए ये सिर्फ एक टीम की वापसी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपनी साख बचाने की एक कोशिश है। इस विवाद की शुरुआत एशियन कप में फुटबॉल मैच के दौरान हुई, जिस वक्त ईरान युद्ध में था। उस वक्त टीम ने मैच की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं गाया। दुनिया ने इसे ईरान के सरकार के विरोध के तौर पर दिखाया। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी ने इन खिलाड़ियों को वॉर टाइम ट्रेटर्स तक कह दिया, यानी युद्ध के समय के गद्दार। इसके बाद टीम के 6 खिलाड़ियों और एक सपोर्ट स्टाफ ने ऑस्ट्रेलिया में असाइलम यानी राजनीतिक शरण की मांग कर डाली। उनको अपनी जान का डर सताने लगा। लेकिन पासा तब पलटा जब ईरान ने ऑस्ट्रेलिया पर खिलाड़ियों को बहकाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया कि ईरान ने इन खिलाड़ियों के परिवारों को बंधक बनाकर उन पर दबाव डाला है। आखिरकार कप्तान
जहरा घनबरी समेत 5 खिलाड़ियों ने असाइलम का अपना आवेदन वापस लिया और तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से होते हुए ईरान लौट आई। फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहंदी ताज ने इन खिलाड़ियों को क्रांति और वतन का वफादार अब घोषित कर दिया। इस जश्न और स्वागत के बीच एक सच ये भी है कि अभी ईरान की फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ी अब भी ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने ईरान लौटने से साफ इनकार कर दिया है और वो अब किसी फुटबॉल क्लब के साथ अपना नया करियर शुरू कर सकती हैं। तेहरान की सड़कों पर फूलों की बारिश, राष्ट्रगान की गूंज के बीच ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये खिलाड़ी अपनी मर्जी से लौटी हैं या मजबूरी में। इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका का साथ देने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज का जमकर विरोध हुआ है। आज जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो उनकी हूटिंग होनी शुरू हो गई। जहां सिर्फ बारूद की गंध महसूस की जा सकती है, जहां सिर्फ इमारतों का मलबा, सड़कों पर सन्नाटा, चारों तरफ खौफ पसरा है, वहां से एक ऐसी धुन निकली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साउथ बेरूत। इजराइल के हमलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है लेबनान के इस हिस्से में। वहां लेबनान के एक आर्टिस्ट मेहदी सहेली ने अपने चेलो से एक अलग ही सुर छेड़ दिया। उनके चारों तरफ गिरी हुई बहुमंजिला इमारतें और कंक्रीट का ढेर था। इस मलबे के ऊंचे ढेर पर मेहदी सहेली अकेले संगीत की धुन बजा रहे हैं। ये कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि तबाही की ओर दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका है।